जैसा कि आप लोगों को पता है, राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम का इंतजार पूरा देश कर रहा था, क्योंकि वहां एक से बढ़कर एक दिग्गज मुख्यमंत्री बनने की रेस में लगे हुए थे। जहां एक और वसुंधरा राजे तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए जी जान से लगी हुई थी। वहीं पहली बार विधायक बने और संसद से इस्तीफा दे चुके बाबा बालकनाथ का नाम भी सामने आ रहा था। लेकिन बीजेपी ने एमपी और छत्तीसगढ़ की तरह इस बार भी एक लो प्रोफाइल नेता पर दांव खेला और कुर्सी मिली भजनलाल शर्मा को। तो अब लोग जानना चाहते हैं कि कौन है भजनलाल शर्मा और आखिर उनमें ऐसी क्या खासियत है, क्या वो खास बात है भजनलाल शर्मा में जो उनको इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई सीनियर नेताओं के होने के बावजूद भी। आज हम आपको भजनलाल शर्मा के बारे में कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जो बहुत कम लोगों को पता होगी। भजनलाल पहली बार विधायक बने हैं और भरतपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने चुनाव जीता है सांगानेर से। छात्र नेता के तौर पर उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद उन्होंने भी आरएसएस ज्वाइन किया था और संघ के एक महत्वपूर्ण सदस्य के तौर पर काम किया। बताया जाता है कि वो अमित शाह के करीबी हैं। दरअसल राजस्थान में केंद्रीय पर्यवेक्षक के दल में राजनाथ सिंह के साथ सरोज पांडे और विनोद तावड़े भी थे और उन्होंने विधायक दल के साथ काफी नामों पर चर्चा की और विधायकों से बातचीत करने के बाद ही भजनलाल शर्मा का नाम तय हुआ। लेकिन जब भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान हुआ तो वो कतार में, वो पंक्ति में बहुत पीछे बैठे हुए थे और राजस्थान जैसे बड़े राज्य में जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने एक सेफ गेम खेला है और जहां सामान्य वर्ग यानी स्वर्ण जाति से आने वाले भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई है, वहीं दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में तैनात किया गया है। इस बार के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 199 में से 115 सीटें जीतकर अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंका है। भजनलाल शर्मा के बारे में ये कहा जाता है कि वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और उन्होंने हमेशा खामोशी में रहकर ही काम किया है। शायद उनके काम का इनाम उन्हें मिल गया है। वर्क इन साइलेंस, लेट द सक्सेस मेक द नॉइस, यानी आप खामोशी में रहकर काम करें और सफलता शोर खुद मचा देगी। ये कहावत भजनलाल शर्मा पर बिल्कुल सटीक और फिट बैठती है। उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, हालांकि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन वो बार बार यही कह रहे हैं कि भजनलाल शर्मा पूरी तरह से पार्टी को समर्पित थे और परिवार के लिए बहुत कम समय ही निकाल पाते थे। लेकिन जैसा कि आपको पता है, सफलता हमेशा चुनौती भी लेकर आती है और भजनलाल शर्मा के लिए भी मुख्यमंत्री का ताज कोई सोने का ताज नहीं होने वाला है। उनके पथ में, उनके रास्ते में भी कांटे या फिर कठिनाई आना तय है। अब देखना ये होगा कि इन कठिनाइयों को भजनलाल शर्मा कितनी मैच्योरिटी से, कितनी निपुणता से इसका सामना कर पाते हैं, क्योंकि राजस्थान जैसे बड़े राज्य में एक से बड़े एक नेता हैं जिन्हें भजनलाल शर्मा को संभालना होगा। और वहीं लोकसभा के चुनाव भी पास हैं। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, तो भजनलाल शर्मा के पास चैलेंज ये होगा कि 25 में से 25 सीटें वो बीजेपी के लिए जीत सकें या बीजेपी को जीतने में सहायता कर सके। अब देखना ये होगा कि 25 में से वो कितनी सीटें बीजेपी को दिला पाते हैं और पार्टी के बड़े और दिग्गज नेताओं को कितनी मैच्योरिटी के साथ वो हैंडल कर पाते हैं। कल मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम का ऐलान होने के कुछ समय बाद ही वो राजस्थान के राज्यपाल से मिलने भी पहुंच गए और कलराज मिश्रा से मिलकर उन्होंने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर लिया। अब थोड़ा बीजेपी और कांग्रेस की काम करने की स्टाइल यानी शैली की तुलना भी कर लेते हैं। जहां बीजेपी ने तीनों राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर एक लो प्रोफाइल नेता को सेलेक्ट किया है। राजस्थान में बीजेपी के पास जहां वसुंधरा राजे का ऑप्शन था, वहीं एमपी में भी शिवराज सिंह को टक्कर देने वाला कोई नहीं था। लेकिन हुआ क्या, ये सब ने देखा और बीजेपी ने पूरे देश को चौंका दिया सीएम के तौर पर लो प्रोफाइल नेताओं को चुनकर। वहीं अगर कांग्रेस ने चुनाव जीता होता तो राजस्थान में क्या आपको लगता है अशोक गहलोत के सिवाय और किसी को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल पाती? ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल 0 के बराबर है। और वहीं एमपी में कांग्रेस की जीत के बाद कमलनाथ का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय था। लेकिन बीजेपी का यही काम करने का स्टाइल है, वो सबको चौंका देती है। भजनलाल शर्मा के बारे में एक बात और है जो बहुत कम लोग जानते हैं कि 2003 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर नाभा से चुनाव लड़ा था और बीजेपी के उम्मीदवार ने ही उन्हें हराया था।
लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी है और वो बीजेपी के ही उम्मीदवार बने। तो अब जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया है राजस्थान में, तो शपथ ग्रहण भी जल्दी ही करा लिया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री चुनने की प्रक्रिया में पहले ही 10 दिन से ज्यादा का समय लग चुका है और बीजेपी अब और कोई समय व्यर्थ नहीं करना चाहती। तो आपको क्या लगता है, भजनलाल शर्मा क्या राजस्थान जैसे बड़े राज्य में एक सफल मुख्यमंत्री साबित होंगे और बीजेपी की अगले विधानसभा चुनाव में भी वापसी करा पाएंगे? क्योंकि राजस्थान का ये ट्रेंड रहा है, एक बार जनता बीजेपी को मौका देती है और अगली बार कांग्रेस को। तो हर एक छोटी से बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बोलते रहें जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।